स्वागत है मेरे चैनल आपका अपना चैनल ईडी एकेडमी में। मेरा नाम है वैभव कुमार पांडे और आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं आपके क्लास का सबसे बेहतरीन चैप्टर जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी। हिंदी में हम लोग इसे विद्युत भी बोलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी। तो आज हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर की। सबसे बेस्ट चैप्टर आपके क्लास का होने वाला है और विद टाइम हम लोगों को मालूम चलेगा कि ये चैप्टर हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में इसका एप्लीकेशन कैसे काम करता है और क्यों काम करता है, और विद टाइम आपको ये भी पता चलेगा कि ये चैप्टर आपको पढ़ने की जरूरत क्यों है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। दिल थाम के बनिएगा और हाँ 2x पे नहीं देखना है। लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिसिटी की। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी में आखिर हमें पढ़ना क्या है। तो हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में। क्या होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस, ये समय के साथ अभी मैं आपको अगले स्लाइड पे बताता हूं। दूसरा हमें क्या पढ़ना है, रेजिस्टेंस। ये रेजिस्टेंस क्या होता है ये भी आपको कुछ देर में आपको मालूम चल जाएगा कि रेजिस्टेंस किसे कहते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम के बारे में पढ़ेंगे। और मेरा विश्वास करिए मेरे बच्चों कि जब आप इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम को सॉल्व करेंगे मेरे साथ, तो वाकई में ये आपके लिए एक अलग एक्सपीरियंस होगा। ये बहुत बेहतरीन एक्सपीरियंस होने वाला है। तो बने रहिए हमारे साथ और लेट्स सी कि हम आगे क्या पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक पावर के बारे में पढ़ना है, लॉज रिलेटेड टू इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक एनर्जी के बारे में कि इलेक्ट्रिसिटी जो है एक एनर्जी की तरह बिहेव कैसे करती है। हम लोग पढ़ेंगे ओम्स लॉ के बारे में, हम लोग पढ़ेंगे जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग के बारे में। मुझे मालूम है या मैं ऐसा अनुमान लगा सकता हूं कि आपने पहले से ओम्स का नाम सुना होगा, ओम्स लॉ का नाम जरूर सुना होगा। और आज के डेट में आप जितने भी अप्लायंसेस देखते हैं, जितनी भी चीजें देखते हैं, उन सब पे कहीं ना कहीं ओम्स लॉ का यूज होता है। बिना ओम्स लॉ के आप कोई भी अप्लायंसेस या किसी भी चीज को चला ही नहीं सकते हैं। हो सकता है कि आपको ये मालूम ना हो, लेकिन मैं आपको बताऊं कि आप अभी आप अपने सराउंडिंग में जितने भी अप्लायंसेस देख रहे हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी पे चल रहे हैं, वो सब किस पे बेस्ड हैं, ओम्स लॉ के ऊपर बेस्ड हैं ही है। ये आपको कुछ देर में मालूम चलेगा कि कैसे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में। इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है। जब तक मैं इलेक्ट्रिक चार्ज बता रहा हूं, अगर किसी को मालूम है तो वीडियो को पॉज करके कमेंट में अपना आंसर जरूर दीजिएगा कि इलेक्ट्रिक चार्ज किसे कहते हैं। सो इलेक्ट्रिक चार्ज इज अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर ड्यू टू विच मैटर पार्टिकल्स कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव इन नेचर। सबसे पहले बात करेंगे मैटर होता क्या है। तो इस प्लेस पे या इस अर्थ पे आप जितनी भी चीजें देख रहे हैं वो सब कुछ मैटर है। यानी कि ये पेन भी हमारा मैटर है, मैं भी मैटर हूं, ये माइक भी हमारा मैटर है, मेरा स्पेक्टिकल्स भी हमारे मैटर है। यानी इस अर्थ पे जितनी भी चीजें देख रहे हैं वो सब मैटर है। यानी कि एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड मास इज नोन एज मैटर। ठीक है, तो चार्ज क्या होता है सर। चार्ज बेसिकली दो तरीके से होते हैं, या द इलेक्ट्रिक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज नोन एज चार्ज। इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को हम लोग चार्ज कहते हैं। अब बेसिकली चार्ज जो है वो टू टाइप्स के पाए जाते हैं, पहला पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव। चार्ज जो है वो पॉजिटिव चार्ज होता है और एक नेगेटिव चार्ज होता है। अब बात करें हम लोग चार्ज के प्रॉपर्टीज की कि सर चार्ज तो हम जान गए कि हाँ चार्ज एक पॉजिटिव होता है एक नेगेटिव होता है, लेकिन आखिर इसका काम क्या है, इसकी प्रॉपर्टीज क्या है। तो हम लोग बात करेंगे कि बचपन से लेकर के आज तक आपने दो चीजें तो जरूर सुनी होंगी। कौन कौन सी सर, कि लाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, नहीं, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। यानी कि अगर कोई लाइक चार्ज है, फॉर एग्जांपल अगर ये पॉजिटिव है और ये भी हमारा पॉजिटिव चार्ज है, अगर ये दोनों चार्जेस एक दूसरे के पास आते हैं तो इनके बीच में एक रिपल्सिव फोर्स लगता है। रिपल्सिव फोर्स यानी अगर ये हमारा एक पॉजिटिव चार्ज है और ये दूसरा पॉजिटिव चार्ज है, इनको मैं बीच में लाऊंगा, पास लाने की कोशिश करूंगा, तो ये आपस में पास में नहीं आएंगे, लेकिन एक रिपल्सिव फोर्स को दिखाएंगे जो कि इनको अलग दूर भेजेगा। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से कि ये हमारा नेगेटिव चार्ज है और दूसरा भी हमारा नेगेटिव चार्ज है। अब इन दोनों को देखेंगे कि ये लाइक चार्जेस है, यानी ये भी नेगेटिव है ये भी नेगेटिव है। वापस से अगर इन दोनों को हम लोग पास लाएंगे तो वापस से ये कौन सा फोर्स दिखाएंगे, एग्जैक्टली रिपल्सिव फोर्स दिखाएंगे। ठीक है, यानी कि पहली प्रॉपर्टी हमारी चार्ज की क्या हो गई कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। अनलाइक चार्जेस का मतलब है कि अगर पहला चार्ज हमारा पॉजिटिव है और दूसरा चार्ज हमारा नेगेटिव है तो ये दोनों एक जैसे नहीं है, अनलाइक चार्जेस हैं। और अगर इनको मैं पास में लाऊंगा तो ये कैसे फोर्स को दिखाएंगे, अट्रैक्टिव फोर्स को दिखाएंगे, यानी कि ये दोनों आपस में अट्रैक्ट होने की कोशिश करेंगे। आई होप इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। आइए बात करते हैं कुछ और चार्ज की प्रॉपर्टीज की, बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। मैं कलर को चेंज कर लेता हूं। बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, इसका मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज आर एडिटिव। एडिटिव का क्या मतलब होता है, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं। लेट्स सी कि ये एक हमारे पास एक सिस्टम बना हुआ है और इसमें कुछ चार्जेस प्रेजेंट है। लेट्स से कि Q1 चार्ज प्रेजेंट है, Q2 चार्ज प्रेजेंट है, Q3 चार्ज प्रेजेंट है। तो इस एडिटिव नेचर के होने के बाद
या एडिटिव नेचर के होने के चलते ये जो तीनों चार्ज हैं ये आपस में ऐड हो जाएंगे, यानी कि क्यू नेट हमारा क्या हो जाएगा, या अगर मैं बात करूं इस सिस्टम के क्यू नेट चार्ज की या टोटल चार्ज क्या है, तो ये क्यू नेट चार्ज हमारा हो जाएगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, ये हमारा क्यू नेट चार्ज हो जाएगा। आई होप ये बातें आपको क्लियर है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या कहती है हमारी, चार्जेस आर कंजर्व, कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। इसका मतलब क्या समझते हैं कि नीदर वी कैन क्रिएट अ चार्ज नॉर वी कैन डिस्ट्रॉय अ चार्ज। ना तो हम लोग इस पृथ्वी पे चार्ज को बना सकते हैं, ना ही हम लोग चार्ज को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इट कैन बी ओनली ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। जैसे कि पहले के क्लास में, क्लास 9th में आपने पढ़ा होगा काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। मैं ये इसलिए बता रहा हूं ताकि आप लोग इसे रिलेट कर सकें। काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी में भी आपने पढ़ा होगा कि एनर्जीज आर कंजर्वेटिव इन नेचर। हम लोग एनर्जी को बना नहीं सकते हैं, लेकिन हाँ हम लोग एनर्जी को ट्रांसफर कर सकते हैं। यानी कि काइनेटिक एनर्जी को हम लोग पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं और वापस पोटेंशियल एनर्जी हमारी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो सकती है। ठीक उसी तरह से चार्जेस भी हमारे ट्रांसफर हो सकते हैं। इसे बनाया नहीं जा सकता, न ही इसे डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। अगर मैं कहूं कि इस सिस्टम में हमारे पास 5 कूलम का चार्ज है और मैं कहूं कि अगर मैं 2 कूलम का चार्ज और बना करके इसमें डाल देता तो ये हमारे पास 7 कूलम का चार्ज का सिस्टम हो जाता। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि हम लोग चार्ज को बना नहीं सकते हैं। लेकिन उसकी जगह अगर मैं किसी एक बॉडी को यहां पे ले आऊं और अगर इसके पास 2 कूलम का एक्स्ट्रा चार्ज है तो ये जरूर हो सकता है कि ये 2 कूलम का चार्ज इसमें ट्रांसफर हो जाए। इसका मतलब आप लोग समझ गए होंगे कि चार्जेस को हम लोग न तो बना सकते हैं न तो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इट कैन बी ओनली ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अदर बॉडी। आई होप दिस इज क्लियर। नाउ लेट्स सी द थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, दैट इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का क्या मतलब है? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, सबसे पहले क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को डिस्कस करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि चार्ज की एसआई यूनिट कूलम होती है, इसलिए मैंने यहाँ पे सी लिखा है और कूलम को सी से डिनोट करते हैं, सी से रिप्रेजेंट करते हैं। दैट इज व्हाई आई हैव रिटन सी ओवर हियर इन फ्रंट ऑफ चार्ज। दैट इज चार्ज को हम लोग कूलम से रिप्रेजेंट करते हैं और चार्ज की एसआई यूनिट क्या होती है? कूलम होती है। ठीक है, नाउ लेट्स सी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अगर मैं बात करूं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की, ये होता क्या है सर? तो सबसे पहले इसके फॉर्मूले को अगर हम लोग ध्यान से देखें तो इसका फॉर्मूला है Q इज इक्वल टू N टाइम्स E प्लस एंड माइनस। अभी के लिए अगर प्लस और माइनस को हम लोग भूल जाएं, अभी के लिए प्लस और माइनस को अगर निग्लेक्ट करें, इग्नोर करें, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या आएगा? दैट Q इज इक्वल टू N टाइम्स E। अब इसमें Q क्या है सर, N क्या है सर और E क्या है सर? तो आई होप आपको Q और N की वैल्यू तो नहीं मालूम होगी या इसका मतलब तो नहीं मालूम होगा, लेकिन E का मतलब जरूर मालूम होगा। E का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन्स, और मुझे ऐसा लगता है कि आप सबको एक इलेक्ट्रॉन की वैल्यू मालूम होगी और मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो को यहीं पॉज करें और कमेंट में इसका आंसर जरूर बताएं। तो Q इक्वल्स टू NE, और मुझे लगता है कि अगर आपको Q और N का मतलब नहीं मालूम होगा लेकिन E का मतलब तो जरूर मालूम होगा। E का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन्स, और 1 इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू क्या होती है ये आप कमेंट में मुझे फेक करके मारेंगे या फेक करके इसका जवाब देंगे। दैट इज -1.6 इंटू 10 टू द पावर -19, ये हमारी एक इलेक्ट्रॉन की वैल्यू होती है। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन लिखा हुआ है या E लिखा हुआ है मेरे बच्चों, इस E की वैल्यू क्या है? 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। अभी हम लोग नेगेटिव और पॉजिटिव साइन को भूल जाएंगे, अभी के लिए इसका कोई मतलब नहीं है। मैं बताऊंगा कि ये नेगेटिव और पॉजिटिव साइन हम लोग कहां पे यूज करते हैं। ठीक है, इस E का मतलब तो समझ आ गया सर, इस E का मतलब तो हमें समझ में आ गया। अब ये बताइए कि इस Q का क्या मतलब है? बिल्कुल, इस Q का मतलब है नेट चार्ज इन अ सिस्टम। एक सिस्टम में कितने चार्ज हैं? अगर मैं कहूं कि ये एक हमारा सिस्टम है और इस सिस्टम में 2 कूलम, 3 कूलम और 5 कूलम का चार्ज है। 3 चार्जेस हैं Q1, Q2, Q3, इन विच Q1 की वैल्यू है हमारी 2 कूलम, Q2 की वैल्यू है 3 कूलम और Q3 की वैल्यू है 5 कूलम। तो इस सिस्टम में नेट चार्ज क्या होगा सर? नेट चार्ज अभी मैंने बताया था कि चार्जेस जो है वो एडिटिव इन नेचर होते हैं। एडिटिव इन नेचर का मतलब क्या है सर? इन तीनों चार्ज को हम लोगों को ऐड कर देना है। दैट इज 2 कूलम प्लस 3 कूलम प्लस 5 कूलम। अगर इन सबको ऐड करेंगे सर तो नेट चार्ज हमारा क्या आ जाएगा? 10 कूलम का नेट चार्ज आ जाएगा। ये हमारा Q है, यही हमारा Q है कि नेट चार्ज इन अ पर्टिकुलर सिस्टम दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय Q, कैपिटल Q। ओके सर, Q का मतलब भी समझ आ गया, E का मतलब भी समझ आ गया, N का क्या मतलब है सर? इस फॉर्मूले में दोस्तों, इस फॉर्मूले में मेरे बच्चों आपको ये ध्यान में रखना है कि फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूं कि आप जाइए किसी स्वीट शॉप पे या किसी भी शॉप पे जाइए और चीनी की शॉप पे जाइए, चीनी की शॉप पे जाकर के आप बोलिए कि मुझे 10.22 केजी जो है चीनी दीजिए, वो क्या बोलेगा? ये क्या मांग रहे हैं आप?
आप स्वीट की दुकान पे जाइए और स्वीट की दुकान पे बोलिए कि मुझे जो है 1/2 या 1/8 रसगुल्ला दीजिए, वो क्या बोलेगा, ये क्या बात कर रहे हो। रसगुल्ला अगर आप मांगेंगे तो 1 मांगेंगे, 2 मांगेंगे, 3 मांगेंगे, 4 मांगेंगे, 10 मांगेंगे, 20 मांगेंगे, 50 मांगेंगे। यानी कि आप रसगुल्ले की जो क्वांटिटी है उसको एज अ इंटीजर रिप्रेजेंट करेंगे, इंटीजर के फॉर्म में बताएंगे कि मुझे इतने रसगुल्ले चाहिए। आप उसे फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं बताएंगे, आप उसे डेसिमल के फॉर्म में नहीं बताएंगे। ठीक इसी तरह से ये जो n है मेरे बच्चों, ये रिप्रेजेंट करता है इंटीजर को। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि किसी भी सिस्टम में जो चार्ज है वो इंटीजर की वैल्यू में ही रह सकता है, इंटीजर के अलावा फ्रैक्शन नहीं हो सकता, डेसिमल नहीं हो सकता, और कुछ नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूं कि किसी सिस्टम में कितने चार्ज हैं और मैं कहूं कि 1/8 चार्ज है, 1/8 कूलम का चार्ज है, क्या ये पॉसिबल है? नहीं, ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। किसी भी सिस्टम में 1/8 कूलम का चार्ज पॉसिबल नहीं है। आपको अगर चार्ज निकालना होगा तो वो कैसा दिखेगा, या तो 1 कूलम का चार्ज होगा, 4 कूलम का चार्ज होगा, 8 कूलम का चार्ज होगा, 10 कूलम का चार्ज होगा। ऐसे करके जितने भी चार्जेस होंगे वो सब कैसे होंगे, इंटीजर के फॉर्म में होंगे, हमेशा इंटीजर के फॉर्म में होंगे। आई होप इट इज क्लियर टू वन एंड ऑल। लेट्स सी one of the question which is based on particular formula, that is quantization of charge। इस पे हम लोग एक क्वेश्चन को करेंगे। हमारे पास क्वेश्चन क्या है, क्या बॉडी हैज अ चार्ज ऑफ 4.8 into 10 to the power -19 कूलम। कभी भी हम लोग क्वेश्चंस को करेंगे मेरे बच्चों तो हम लोग को जो क्वेश्चन में जो गिवन है वो हम लोग पहले लिखेंगे। इससे क्या होगा कि इससे जब हम लोग क्वेश्चन के इंफॉर्मेशन को और डिमांड को देखेंगे तो हमें मालूम चल जाएगा कि हमें कौन सा फॉर्मूला का यूज करना है। अगर हमें क्वेश्चन में गिवन नहीं मालूम होगा और डिमांड हमारे माइंड में नहीं होगा, तब तक मुझे कंफ्यूजन में, या आपको या किसी को भी कंफ्यूजन में रहेगा कि हमें फॉर्मूला कौन सा यूज करना है, कौन से फॉर्मूले को अप्लाई करना है। तो सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है, अ बॉडी हैज अ चार्ज 4.8 into 10 to the power -19। एक बॉडी है जिसके पास जो चार्ज है वो 4.8 into 10 to the power -19 का है। यानी कि चार्ज को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों, Q से। यानी Q हमें कितना दिया हुआ है, 4.8 into 10 to the power -19 हमें Q दिया हुआ है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमें कैलकुलेट करने हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, n से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड में बताया था कि n रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। आई होप इट इज क्लियर। तो अब हमें बताइए कि हमें निकालना है n इज इक्वल टू व्हाट। तो हमारे पास एक सिंपल सा फॉर्मूला है, आपको मालूम है, अभी मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड में पढ़ाया कि Q इज इक्वल टू NE। अब बोलिए कि सर ई तो हमें दिया ही हुआ नहीं है, लेकिन मैंने आपको बता रखा है, मैंने चटोरों कि एन ई जो में जो ई है ये और कुछ नहीं लेकिन इलेक्ट्रॉन की वैल्यू है। और इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कितनी होती है, 1.6 into 10 to the power -19 होती है। आई होप इट इज क्लियर। अब अगर मैं इस Q की वैल्यू को इस Q की जगह पे पुट करूं, दैट इज 4.8 into 10 to the power -19 विच इज इक्वल टू n को एज इट इज रखूं और E की वैल्यू हमें मालूम है बच्चों कि 1.6 into 10 to the power -19 E की वैल्यू है। अगर मैं बात करूं कि आगे के स्टेप को कैसे सॉल्व करना है, तो आई होप आप सबको मालूम होगा कि इफ समथिंग इज मल्टीप्लाइड दिस साइड एंड इफ इट गोज टू ऑपोजिट साइड ऑफ इक्वल्स टू, इट बिकम्स डिवाइड, या वी डिवाइड द फॉलोइंग या पर्टिकुलर थिंग। ठीक है, तो अगर इस 1.6 into 10 to the power -19 को इक्वल्स टू के ऑपोजिट साइड में ले आऊंगा तो ये हमारा डिवाइड में आ जाएगा, दैट इज 4.8 into 10 to the power -19 अपॉन 1.6 into 10 to the power -19 इज इक्वल्स टू में, यहां हमारा सिर्फ n बच गया तो हमने n को एज इट इज रख दिया। 10 to the power -19 से 10 to the power -19 कैंसिल आउट हो गया मेरे बच्चों, और ये 1.6 से 4.8 जो है हमारा 3 टाइम्स में कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहां से हमारी n की जो वैल्यू है वो 3 आ जाएगी। यानी कि इस पर्टिकुलर सिस्टम में हमारे कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, या इस चार्ज में हमारे कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, 3 इलेक्ट्रॉन्स हमारे को यहाँ पे देखने को मिल रही है। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, इट हैज गेन्ड और लॉस्ट। तो मैं बताऊं कि अगर किसी भी Q की वैल्यू में पॉजिटिव है तो यहां पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। और अगर किसी भी Q की वैल्यू हमारी नेगेटिव है तो ये क्या होगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन।
यानी कि कोई भी बॉडी अगर अपने इलेक्ट्रॉन्स को देती है, मैं अगर अपने इलेक्ट्रॉन्स को दूंगा तो मेरे ऊपर पॉजिटिव साइन आ जाएगा, और अगर मैं किसी से इलेक्ट्रॉन्स को लूंगा तो मेरे ऊपर नेगेटिव साइन आ जाएगा। यानी कि अगर मैं किसी से उधार पैसे लूंगा तो ये तो मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी ना, मेरे ऊपर क्रेडिट बन जाएगा। तो उस क्रेडिट को मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगा? नेगेटिव से रिप्रेजेंट करूंगा। यानी कि मैंने किसी से इलेक्ट्रॉन्स को लिया है, मैंने किसी से पैसे लिए हैं, या पैसे की जगह मैं इलेक्ट्रॉन्स के टर्मिनोलॉजी में बात करूं तो मैंने किसी से इलेक्ट्रॉन्स लिए हैं, इसलिए मेरे ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। अगर मैं इलेक्ट्रॉन्स को दूंगा तो मेरे ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। वेरी गुड। तो यहां पे जो है 3 इलेक्ट्रॉन्स का लॉस हुआ है। एन की वैल्यू चूंकि 3 आई है, 3 आई है, इसलिए यहां पे लॉस कितने इलेक्ट्रॉन्स का हुआ है? 3 इलेक्ट्रॉन्स का हुआ है। आई होप इट इज क्लियर टिल हियर। अब हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिक करंट की। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है सर? इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? तो इलेक्ट्रिक करंट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू अ क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर। अगर हम लोग रेट की बात करते हैं तो जहां पे रेट आता है, जहां पे रेट आता है वहां पे हमें यह समझ जाना है कि ये किससे डिवाइड होगा? टाइम से डिवाइड होगा। या इसका मतलब क्या है कि यहां पे टाइम जरूर आया हुआ है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं कि करंट क्या है, तो करंट जो है पर यूनिट चार्ज जो है कितना निकल रहा है पर सेकंड में, यही हमारा करंट है। और करंट को डिनोट कैसे करते हैं? आई से डिनोट करते हैं, कैपिटल आई से डिनोट करते हैं। और इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है? आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, यानी टाइम के रिस्पेक्ट में कितना चार्ज हमारा निकल रहा है, यही हमारा क्या है? करंट है। अगर मैं बात करूं इस पर्टिकुलर डायग्राम की, तो इस सर्किट को आप देखिए, और इस सर्किट में आपको देखने पे मालूम चलेगा, और मैं आपको बताऊं कि अगर कोई सेल है हमारा, अगर कोई सेल है हमारा, अभी कुछ देर में आपको सेल और बैटरी में डिफरेंस बताऊंगा कि सेल और बैटरी में क्या डिफरेंस होता है। लेकिन फिलहाल के लिए हम लेट सपोज करते हैं कि ये एक हमारे पास सर्किट है और ये एक हमारे सेल से जुड़ा हुआ है। तो जो करंट का फ्लो होता है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है, यानी करंट हमारा कुछ इस तरह से चलेगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है वो ऑपोजिट होता है, यानी कि वो नेगेटिव टू पॉजिटिव चलेगा। आई होप इट इज क्लियर। यानी कि सर अगर मैं इसमें बात करूं कि इसमें इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो कहां होगा, तो ये हमारा पॉजिटिव है, ये हमारा नेगेटिव है। इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो कैसे होगा? नेगेटिव टू पॉजिटिव होगा, ये इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होगा। लेकिन अगर मैं बात करूं किसकी? करंट के फ्लो की, कि करंट हमारा कैसे फ्लो करेगा, तो करंट हमारा पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो करेगा, यानी पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ हमारा करंट फ्लो करेगा। इसको मैं आई से रिप्रेजेंट करता हूं। यानी जो इलेक्ट्रॉन और करंट का जो डायरेक्शन है वो एक दूसरे के ऑपोजिट है फ्लो करने का। आई होप इट इज क्लियर टिल हियर। नाउ लेट्स मूव टू द अनदर स्लाइड। 1 एम्पियर ऑफ करंट। 1 एम्पियर ऑफ करंट को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं? ये कभी ना कभी हमारे एग्जाम में आ ही जाता है, मैक्सिमम टाइम हमारे एग्जाम में आ जाता है। और मेरा मानना यह है मेरे बच्चों कि एग्जाम में आए या ना आए, लेकिन आपको 1 एम्पियर ऑफ करंट क्या होता है इस बात की नॉलेज होनी चाहिए। अगर आपको 1 एम्पियर ऑफ करंट के बारे में नहीं पता है, इसका मतलब आपको कुछ नहीं पता है। तो अगर आप इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे हैं तो बेसिक तो आपको मालूम होना चाहिए। तो क्या होता है 1 एम्पियर ऑफ करंट? दैट इज 1 एम्पियर ऑफ द करंट इज फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लोज पर सेकंड। यानी कि किसी भी कंडक्टर से अगर 1 कूलम का चार्ज पर सेकंड हमारा फ्लो कर रहा है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? 1 एम्पियर कहते हैं, या 1 एम्पियर ऑफ करंट कहते हैं। और करंट की एसआई यूनिट क्या होती है बच्चों? करंट की एसआई यूनिट होती है एम्पियर, जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल ए से। करंट की एसआई यूनिट होती है एम्पियर, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग कैपिटल ए से। यहां पे आपको लिखने के लिए दिया हुआ है, इस स्लाइड का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं साइड में हट जा रहा हूं कि कन्वेक्शनल करंट का क्या डायरेक्शन है, टेकन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल। जैसा कि मैंने आपको इस स्लाइड में बताया था कि कन्वेक्शनल करंट जो है पॉजिटिव टू नेगेटिव में जाता है, और एक्चुअल फ्लो जो इलेक्ट्रॉन्स का होता है वो नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है। इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को हम लोग नेगेटिव टू पॉजिटिव कंसीडर करते हैं। ठीक है, ये आपके लिए कुछ बेसिक डिटेल्स हैं, जहां पे 1 मिली एम्पियर और 1 माइक्रो एम्पियर के बारे में बताया गया है। जहां पे 1 मिली एम्पियर, इस एम का मतलब है मिली, 1 मिली एम्पियर किसके इक्वल होता है? 10⁻³ एम्पियर के इक्वल होता है। और इसको बोलते हैं म्यू, और म्यू का मतलब होता है माइक्रो। और इस माइक्रो में हम लोगों को मालूम चलेगा कि 1 माइक्रो एम्पियर जो होता है वो 10⁻⁻6 एम्पियर के इक्वल होता है। आई होप यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं है। चलिए हम लोग एक क्वेश्चन को करते हैं कि 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर इन 1 सेकेंड। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा था कि क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले जो जो चीजें या जो जो इंफॉर्मेशन गिवन है आपके क्वेश्चन में, उसको सबसे पहले आप नोट डाउन करें। क्या क्वेश्चन का डिमांड है उसको आप नोट डाउन करें, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा, आपको क्लैरिटी मिल जाएगी
कि आपको क्या फॉर्मूला यूज करना है और क्वेश्चन धड़ाधड़ सॉल्व होते चले जाएंगे। आइए शुरू करते हैं। तो 1 कूलम ऑफ चार्ज, यानी चार्ज की वैल्यू क्या दी हुई है, 1 कूलम दी हुई है, फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर। कोई एक कंडक्टर है जिससे 1 कूलम का चार्ज जो है फ्लो कर रहा है इन 1 सेकेंड। कितने सेकंड में? 1 सेकंड में फ्लो कर रहा है। टाइम हमें दे दी गई है 1 सेकंड। अगर कभी टाइम हमें मिनट में दी हुई हो, आवर में दी हुई हो, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, उसको सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे। सेकंड में कैसे कन्वर्ट करते हैं, आई होप आप लोगों को मालूम होगा। नहीं मालूम होगा तो ये आगे के क्वेश्चंस में क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो इसे हम लोग सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द करंट। हमें निकालना क्या है, करंट निकालना है। करंट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आई से रिप्रेजेंट करते हैं। यही हमारे क्वेश्चन की डिमांड है। और अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में कहा था और हमने पढ़ा था कि I इज इक्वल टू क्या होता है, I इज इक्वल टू Q अपॉन T, यानी कि चार्ज फ्लोज पर यूनिट टाइम। ठीक है, अब I इज इक्वल टू Q की वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे। Q की वैल्यू दी हुई है हमें 1 कूलम, और T की वैल्यू पुट कर देंगे। T की वैल्यू है हमारे पास 1 सेकेंड। दैट इज इंप्लाइज दैट I की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 से 1 जाएगा 1 टाइम्स में, और हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 1 एम्पियर आंसर आ जाएगा। यानी टोटल करंट क्या है, इसमें 1 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है इस पर्टिकुलर सर्किट में। आई होप इट इज क्लियर। नाउ लेट्स मूव टू सेकंड क्वेश्चन। अ करंट ऑफ 0.5 एम्पियर इज ड्रॉन फ्रॉम अ फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब फॉर 10 मिनट्स। यानी कि करंट जो है वो कितना दिया हुआ है हमें, 0.5 एम्पियर का करंट दिया हुआ है, ड्रॉन बाय अ फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब फॉर 10 मिनट्स। टाइम क्या दिया हुआ है दोस्तों, हमें 10 मिनट्स दिया हुआ है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे कि टाइम हमें मिनट्स में दिया हुआ है, सेकंड में नहीं दिया हुआ है, यानी कि टाइम को हम लोगों को सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्वेश्चन की डिमांड क्या है, फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज दैट फ्लोज थ्रू द सर्किट। हमें अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज बताना है या फाइंड करना है। और मैंने आपको कहा था कि चार्ज को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो चार्ज इज रिप्रेजेंटेड बाय Q and that particular Q we have to find in this particular circuit. Okay, now let's solve this question. As we have already discussed that what is the formula, I have told that the current is equals to Q upon T. इसी फॉर्मूले को हम लोग रीअरेंज करके दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। हमें निकालना क्या है, चार्ज की वैल्यू निकालनी है। तो चार्ज की वैल्यू क्या हो जाएगी, यानी कि Q इज इक्वल्स टू IT। यह हमारे पास दूसरा फॉर्मूला बन गया है दोस्तों। क्यों Q इज इक्वल टू IT हो गया, क्योंकि इस T को अगर मैं इक्वल टू के ऑपोजिट साइड लेकर के जाऊंगा तो ये हमारा अभी डिवाइड में है, तो यहां आकर के मल्टीप्लाई में हो जाएगा, यानी कि I मल्टीप्लाइड बाई T हो जाएगा। वही चीज मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया कि Q इज इक्वल टू IT, यानी कि अब अगर मैं Q की वैल्यू को फाइंड करना चाहता हूं तो Q इज इक्वल टू I की वैल्यू हमें दी गई है 0.5 और T की वैल्यू हमें दी हुई है 10 मिनट। और अगर 10 मिनट को मैं अगर कन्वर्ट करना चाहता हूं मेरे बच्चों सेकंड्स में, तो ये कैसे करूंगा, 10 की मल्टीप्लाई किससे कर दूंगा, 60 से। क्यों करूंगा सर, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं, तो टाइम की मल्टीप्लाई हम लोग 60 से कर देंगे। अगर वो मिनट में दिया हुआ है तो हमें किस में आ जाएगा, सेकंड्स में रिजल्ट आ जाएगा, दैट इज 600 seconds. I hope you have no doubt till here. So now in place of T we will put 600 over here. और Q की वैल्यू क्या आ जाएगी, अगर 600 में हम लोग हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें देखने को मिल जाएगा 300। और चूंकि हम लोग चार्ज फाइंड कर रहे हैं तो चार्ज की ऐसा यूनिट हमें मालूम है कूलम, इसलिए Q की वैल्यू क्या आ जाएगी, 300 कूलम। ठीक है, तो हमारा आंसर आ गया है कि इलेक्ट्रिक चार्ज इस पर्टिकुलर सर्किट में कितना है, टोटल 300 कूलम का चार्ज है। आई होप इट इज क्लियर टिल हियर। ठीक है, हम लोग बात करते हैं अब दूसरे क्वेश्चन की। तो ये काम मैं आपको दे रहा हूं कि आप जब तक मैं इस क्वेश्चन को यहां पे डिस्कस कर रहा हूं, आप वीडियो को पॉज करिए और इसके आंसर को कमेंट में रिप्लाई करिए कि इसका क्या आंसर होने वाला है। ठीक है, तो अ करंट ऑफ 10 एम्पियर फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर। करंट है वो 10 एम्पियर का है। कोई एक सर्किट है, उसमें जो कंडक्टर लगा हुआ है उसमें जो करंट है वो 10 एम्पियर का फ्लो हो रहा है। कितने समय के लिए, फॉर 2 मिनट्स। टाइम हमें दिया हुआ है 2 मिनट, और अगर लगे हाथ में इसको कन्वर्ट करूं सेकंड में, दैट इज इक्वल टू 120 सेकंड। आई होप आप लोगों को मालूम है कि ये मैंने कैसे किया, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं, तो 2 मिनट में 120 सेकंड्स होने चाहिए। आई होप देयर इज नो डाउट टिल हियर। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं क्वेश्चन के डिमांड की, कि क्वेश्चन का डिमांड क्या है, तो क्वेश्चन का डिमांड है कि फाइंड द चार्ज एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। हमें क्या फाइंड करना है, Q फाइंड करना है, और क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को फाइंड करना है। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते क्या है, एग्जैक्टली N, जो कि अभी मैंने आपको क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में पढ़ाया था कि N को हम लोग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमें 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं, Q की वैल्यू फाइंड करनी है और N की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आइए हम लोग देखते हैं। हमने पढ़ा था कि I इज इक्वल्स टू में Q अपॉन T, या Q इज इक्वल्स टू में IT। क्यों आई थी मेरे जीवन में, तो क्यों आई थी। ठीक है,
तो I इज इक्वल टू Q अपॉन T, और I की वैल्यू हमें मालूम है 10 एम्पियर इज इक्वल टू में Q हमें निकालना है तो Q एज इट इज आ जाएगा अपॉन T, टाइम हमें 2 मिनट्स दिया हुआ है, अगर मैं इसे कन्वर्ट करूंगा तो ये 120 आ जाएगा, और यहां से Q की वैल्यू हमारी आ जाएगी 10 इंटू 120 दैट इज इक्वल टू 1200 कूलम। Q की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई मेरे बच्चों, 1200 कूलम आ गई, जैसा कि आप देख सकते हैं Q की वैल्यू हमने फाइंड कर दिया। अब इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट क्या कहता है कि फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को फाइंड करना है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है या कितने हैं। तो यहां पे मैं सॉल्व करूंगा। हम लोग जानते हैं कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का फॉर्मूला क्या है, Q इज इक्वल टू NE, Q इज इक्वल टू NE। Q की वैल्यू हमारी पॉजिटिव आई है जो कि 1200 है, तो Q की जगह मैं 1200 लिख दे रहा हूं, N को एज इट इज रख रहा हूं मल्टीप्लाइड बाई E की वैल्यू हमें मालूम है दैट इज 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। ठीक है, अब ये 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 यहां मल्टीप्लाई में है, अगर ये इक्वल्स टू के ऑपोजिट साइड आएगा तो ये डिवाइड में हो जाएगा, हम सबको मालूम है। तो यहां से n की वैल्यू क्या आ जाएगी, n इज इक्वल्स टू में 1200 अपॉन 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19, यहां तक आ जाएगा। आई होप यहां तक कोई डाउट नहीं है। अब अगर ये 10 टू द पावर -19 है, अगर मैं इसको ऊपर भेजूं यानी कि न्यूमरेटर के साइड में भेजूं तो ये हमारा पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि n इज इक्वल्स टू 1200 इंटू 10 टू द पावर पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि 10 टू द पावर प्लस का 19 अपॉन 1.6। अब मैं चाहता हूं कि इस कैलकुलेशन को आगे आप करिए, अगर नहीं करेंगे तो मैं इसका रफली आंसर बता देता हूं कि इसका अराउंड आंसर आएगा 750 इंटू 10 टू द पावर 19। ये हमारा n निकला है और n की कोई वैल्यू नहीं होती है, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं इसमें हमारे 750 इंटू 10 टू द पावर -19 सॉरी प्लस 19 इलेक्ट्रॉन्स हैं। आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर होगा, यहां तक कोई डाउट नहीं होगा। अब बात करते हैं हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस की। क्या होता है सर पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल डिफरेंस। इस क्लास के या इसके पहले प्रीवियस क्लास तक हम लोग पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पढ़े थे सर, अब ये पोटेंशियल डिफरेंस कहां से आ गया, ये क्या टर्म आ गया। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग बात करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस होता क्या है। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है कि द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज एन इलेक्ट्रिक सर्किट इन द वर्क डन टू मूव अ यूनिट ऑफ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब यही हुआ है मेरे बच्चों कि अगर कोई एक चार्ज Q यहां पे रखा हुआ है और इस चार्ज को मुझे ले जाना है इस पॉइंट तक Q चार्ज को, तो यहां से यहां तक लाने में जो वर्क डन होगा या जो dW होगा वही हमारा क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है। यानी कि किसी भी चार्ज को मूव करने में जो वर्क डन लग रहा है वही हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है, और पोटेंशियल डिफरेंस को रिप्रेजेंट हम लोग करते हैं V से सॉरी पोटेंशियल डिफरेंस को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग V से, और V इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा, जैसा कि मैंने बताया था कि वर्क डन टू मूव अ चार्ज, यानी कि वर्क डन को अगर मैं W से रिप्रेजेंट करूं तो और चार्ज को Q से रिप्रेजेंट करूं तो हमारा फॉर्मूला क्या आ जाएगा, V इज इक्वल टू W अपॉन Q, जो कि यहां पे हमें दिख भी रहा है। अब जैसा कि हमने प्रीवियस क्लास में या प्रीवियस स्लाइड में पढ़ा था कि 1 एम्पियर का करंट क्या होता है, ठीक उसी तरह से पोटेंशियल डिफरेंस में जो कि V से रिप्रेजेंट किया जाता है, इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि 1 वोल्ट क्या होता है। नोट्स के लिए आप लिख लीजिए कि 1 जूल ऑफ वर्क डन टू मूव 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज बिटवीन 2 पॉइंट्स, यानी कि जो वर्क डन है अगर 1 जूल का हो रहा है, 1 कूलम ऑफ चार्ज को एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक मूव कराने में, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, 1 वोल्ट बोलते हैं बच्चों। यानी कि इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर मैं चलूं तो ये जो वर्क डन है इसको हम लोग जूल्स में रिप्रेजेंट करते हैं, और अगर 1 जूल का वर्क हो रहा है 1 कूलम के चार्ज को मूव कराने में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, तो वही हमारा क्या कहलाएगा, 1 वोल्ट कहलाएगा, यही हमारा 1 वोल्ट कहलाएगा। आई होप इट इज क्लियर टिल हियर। ओके, तो इसके ऊपर हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं। क्या है क्वेश्चन, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय अ सेल व्हेन 20 कूलम ऑफ चार्ज इज मूव्ड थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 3 वोल्ट। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले गिवन लिखना पड़ेगा। क्या क्या गिवन है, चार्ज का हमें नंबर दिया हुआ है या चार्ज की वैल्यू दी हुई है कि चार्ज कितनी है हमारे पास, 2 कूलम की चार्ज है। चार्ज कितनी है हमारे पास, 2 कूलम की चार्ज है। ये ब्लैक शायद आपको विजिबल नहीं है, मैं व्हाइट ही रखता हूं। चार्ज कितना दिया हुआ है बच्चों, 2 कूलम का जो चार्ज है ये हमें दिया हुआ है। और क्या दिया हुआ है, चार्ज इज मूव्ड विद अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 3 वोल्ट। हमें V की वैल्यू दी हुई है, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस 3 वोल्ट दी हुई है। और हमसे पूछा क्या है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वर्क डन।
वर्क डन का मतलब हमें W फाइंड करना है कि वर्क डन कितना हुआ। कैसे फाइंड करेंगे? अभी मैंने बताया था आपको कि V इज इक्वल्स टू W अपॉन Q। V इज इक्वल्स टू W अपॉन Q। अगर इस पर्टिकुलर फॉर्मूले पे इस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को हम लोग पुट कर दें तो हमें आंसर मिल जाएगा, हमें रिजल्ट मिल जाएगा। आई होप यहां तक कोई डाउट नहीं है। इसका मतलब कि V की वैल्यू हमें 3 वोल्ट दी हुई है। V की वैल्यू की जगह मैं 3 वोल्ट रख दे रहा हूं, विच इज इक्वल्स टू वर्क डन ही हमें फाइंड करना है। इसके आगे क्वेश्चन मार्क है, तो वर्क डन को मैं W से रिप्रेजेंट कर रहा हूं अपॉन चार्ज की वैल्यू हमें 3 कूलम दी हुई है और ये हमने 3 कूलम रख दिया। अब ये 3 कूलम इक्वल्स टू के ऑपोजिट साइड आएगा तो ये डिवाइड में है तो ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा। दैट इज वर्क डन इज इक्वल्स टू 3 कूलम इंटू 3 इलेक्ट्रॉन, राइट। अगर मैं W की बात करूं कि W इज इक्वल्स टू, सॉरी ये 2 वोल्ट दिया हुआ है हमें, चार्ज जो है 2 वोल्ट दिया हुआ है, तो 3 इंटू 2। तो अगर मैं बात करूं वर्क डन की तो कितना वर्क डन होगा, 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज 6 जूल्स। 6 जूल्स का जो है टोटल वर्क डन होगा। वर्क डन की ऐसा यूनिट क्या होती है, जूल्स होती है, इसलिए इससे हमें मालूम चला कि टोटल वर्क डन कितना होगा, 6 जूल्स का वर्क डन होगा। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर है। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर है, ठीक है। अब मैं बात करूं कि पोटेंशियल डिफरेंस आखिर होता क्या है सर। एक्चुअली में अगर हमें देखना होगा कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, तो पोटेंशियल डिफरेंस दोस्तों जो सेल है या जो बैटरी है, जो सेल है या जो बैटरी है उससे कितने वोल्ट निकल रहे हैं, यही हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है। अगर मैं मुझे बात करनी होगी, अगर हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, किसी भी सर्किट को सॉल्व करेंगे, तो उसमें अगर पोटेंशियल डिफरेंस हमें देखना हो कि क्या है पोटेंशियल डिफरेंस, तो जो हमारा वोल्ट निकल रहा होगा इस बैटरी से या सेल से, वही हमारा पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा। आई होप देयर इज नो डाउट टिल हियर, ठीक है। अब हम बात करेंगे व्हाई करंट फ्लोज। करंट जो है फ्लो क्यों करता है, तो फ्लो इन अ कंडक्टर फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कैसे फ्लो करते हैं, किसी भी कंडक्टर में लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ फ्लो करते हैं। और यहाँ पे लोअर पोटेंशियल, पोटेंशियल की स्पेलिंग गलत है, ये थोड़ी सी पीपीटी ने मिस्टेक कर दिया है, तो आई होप आप लोग इसे ठीक कर लेंगे। लोअर पोटेंशियल का मतलब क्या होता है, नेगेटिव, यानी कि नेगेटिव टर्मिनल को हम क्या कहते हैं, लोअर पोटेंशियल कहते हैं। और हायर पोटेंशियल का मतलब क्या हो गया, पॉजिटिव, जो कि मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रॉन्स कैसे फ्लो करते हैं, वो नेगेटिव टू पॉजिटिव फ्लो करते हैं, लेकिन करंट कैसे फ्लो करती है, वो पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो करती है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगा। यहां पे आप इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो देख सकते हैं कि ये हमारी बैटरी है, यहाँ पे पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, और इलेक्ट्रॉन कैसे फ्लो कर रहे हैं, ये इस तरह से फ्लो कर रहे हैं और इस तरह से वापस कहां जा रहे हैं, पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं। और अगर मैं करंट की बात करूं तो करंट कैसे फ्लो कर रहा है, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो करंट हमारा पॉजिटिव से फ्लो करता हुआ नेगेटिव की तरफ जा रहा है, और यही हमारा करंट है, और यही हमारा हायर पोटेंशियल है, और ये हमारा लोअर पोटेंशियल है, और यही हमारा हायर पोटेंशियल है दैट इज पॉजिटिव, और यही हमारा लोअर पोटेंशियल है दैट इज नेगेटिव। आई होप देयर इज नो डाउट टिल हियर। और मुझे ऐसा मालूम चलता है या ऐसा लगता है कि आपको ये टॉपिक जो है बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो चुका होगा। अब हम लोग बात करेंगे अपने दूसरे टॉपिक पे, दैट इज सिंबल्स। हमें सिंबल्स क्यों पढ़ने चाहिए या क्यों जानने की जरूरत है। आगे जब हम लोगों को इलेक्ट्रिक सर्किट बनाने को बोला जाएगा या सर्किट डायग्राम हम लोग बनाएंगे, तो सर्किट डायग्राम में हम लोग बैटरी वगैरह नहीं लिखेंगे, उसमें हम लोग किसी सिंबल का जो है रिप्रेजेंटेशन दिखाएंगे, जिससे हमें मालूम चल जाएगा, हमें या किसी को भी देखने से मालूम चल जाएगा कि ये जो सिंबल है ये किसको रिप्रेजेंट करता है या किसको रिप्रेजेंट कराता है। तो आइए हम लोग देखें कि ये जो इलेक्ट्रिक सेल है इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं कि ये जो सेल है इसको हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि ये एक सेल है और इसमें जो बड़ी वाली लाइन है इसको हम लोग पॉजिटिव से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये जो छोटी वाली लाइन है इसको हम लोग नेगेटिव के लिए रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर ऐसे ऐसे मल्टीपल सेल्स हमारे एक साथ जुड़ जाएं तो वो क्या बन जाएंगे, बैटरी बन जाएंगे। यानी कि अगर दो या दो से ज्यादा सेल एक साथ आपस में ज्वाइंट हो जाएं तो वी विल कॉल इट एज बैटरी। हम लोग इसे बैटरी कहेंगे, हम लोग इसे सेल नहीं कहेंगे। आई होप ये भी क्वेश्चन आपको या ये भी डाउट आपको क्लियर होगा कि सेल और बैटरी में क्या डिफरेंस है। सेल यानी कि एक सिंगल सेल और बैटरी यानी कि एक से ज्यादा बैटरी। और बैटरी को रिप्रेजेंट हम लोग हमेशा कैसे करेंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन में रिप्रेजेंट करेंगे। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, जैसे कि ये पॉजिटिव ये नेगेटिव एक सेल का हो गया, वापिस ये किससे कनेक्ट हो जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव, दूसरे सेल से वापिस ये किससे कनेक्ट हो जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव, तीसरे सेल से। यानी कि यहाँ पे टोटल एक सेल, दो सेल और ये तीन सेल हमारे ज्वाइंट हैं, इसलिए ये क्या कहलाएगा, बैटरी कहलाएगा। अगर इसमें तीन सेल ज्वाइंट नहीं होते, अगर इसमें दो भी होते तो भी ये क्या कहलाएगा, हमारा
बैटरी कहलाएगा मेरे बच्चों। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दो सेल एटलीस्ट ज्वाइंट है, इसलिए इसे हम लोग बैटरी कहेंगे। आई होप इट इज क्लियर। ये देखिए, ये हमारा बैटरी है और बैटरी को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसमें डायग्राम उल्टा बना हुआ है, लेकिन ये भी हमारा क्या है, सीरीज कॉम्बिनेशन, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, इस तरह से जो है हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन जुड़ा हुआ है, इसलिए ये क्या कहलाएगा, बैटरी कहलाएगी। ये जो है बच्चों, ये है टैप की। टैप की का मतलब क्या है, जैसे आप लोग अपने घरों में फैन देखते होंगे, उसका एक स्विच होगा, उसी को हम लोग की कहते हैं या उसी को हम लोग स्विच कहते हैं। अपने डायग्राम में हम लोग जो देखते हैं कि फैन हमारा ऑन होता है, वही हमारा स्विच कहलाता है। बेसिकली ये हमारा टैप स्विच है, यानी कि पहले ये यूज होता था, हालांकि इसको छोड़ देते हैं। टैप की और प्लग की में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, इसको हम लोग स्विच भी बोलते हैं या की भी बोलते हैं, स्विच भी बोलते हैं या की भी बोलते हैं। अगर की या स्विच को रिप्रेजेंट कराना हो तो हम लोग इस तरीके से भी रिप्रेजेंट करा सकते हैं या इस तरीके से भी रिप्रेजेंट करा सकते हैं, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों ठीक होगा। अगर इसमें देखिए, इसमें अगर बीच में कोई सर्कल नहीं है या कोई भी डॉट नहीं है, तो ये हमारा कैसा रहेगा, ओपन स्विच रहेगा, ओपन स्विच। और अगर ये स्विच किसी सर्किट में लगा हुआ है तो उस सर्किट को हम लोग क्या बोलेंगे, ओपन सर्किट। ठीक इसी तरह से ये जो स्विच है ये क्लोज्ड है। क्लोज्ड का मतलब कि पावर ऑन है और ओपन का मतलब कि पावर ऑफ है। यानी अगर मैं कहूं कि पंखा चल रहा है तो ये कैसा सर्किट है, क्लोज्ड सर्किट है। और अगर मैं कहूं कि पंखा रुक गया है तो ये कैसा सर्किट है, ये एक ओपन सर्किट है। यानी ओपन सर्किट में करंट का फ्लो नहीं होगा, लेकिन क्लोज्ड सर्किट में करंट का फ्लो होगा। पोटेंशियल डिफरेंस में करंट का फ्लो कैसे होता है, बेसिकली जहां अभी मैं बता रहा था पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में, इसमें कोई भी अगर कंपाउंड है या कंपाउंड की जगह मैं कुछ भी कहूं, फॉर एग्जांपल ये बैटरी है हमारी और ये बैटरी हमारी अटैच्ड है किसी भी एक कंडक्टर से और यहाँ पे एक की लगा हुआ है, तो इसमें जो कंडक्टर में जो भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अरेंज नहीं होते हैं, वो जो है कैसे होते हैं, वो अरेंज नहीं होते हैं, अनअरेंज्ड होते हैं, अलग अलग डायरेक्शन में होते हैं। जैसे कि कुछ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, लेकिन जैसे ही हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस को लगाते हैं तो वो क्या करते हैं, उस इलेक्ट्रॉन्स को एक फॉर्म में अरेंज कर देता है, जिसके चलते करंट का फ्लो हमारा स्टार्ट हो जाता है, करंट हमारा फ्लो करना स्टार्ट कर देता है। ठीक इसी तरह से अगर मैं बात करूं कि ये जो वायर है ये क्या कराता है, अगर वायर डायरेक्ट हमारा पोटेंशियल डिफरेंस से कनेक्टेड है तो ये क्या करता है कि इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को अरेंज कर देता है, जिसके चलते हमारा करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है और सर्किट हमारी कंप्लीट हो जाती है। कब, जब हमारा सर्किट क्लोज्ड हो, क्लोज्ड यानी कि क्लोज्ड स्विच से कनेक्टेड हो, ओपन की से कनेक्टेड ना हो। आई होप यहां तक कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों को। इससे हम लोग अपने रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करते हैं। ये दोनों आपकी जरूरत की चीज नहीं है, ये और ये जो डायग्राम आप देख सकते हैं, ये जो सिंबल आप देख रहे हैं, इसका मतलब है रेजिस्टेंस। यानी किसी भी सर्किट में अगर हमें रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करना हो तो हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ऐसे। ये हमारा क्या बन जाएगा, रेजिस्टेंस बन जाएगा। क्या बन जाएगा, रेजिस्टेंस बन जाएगा। आई होप यहां तक आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं है, कोई डाउट नहीं है। अगर आपको यहां तक कोई डाउट है तो आप कमेंट में अपने डाउट को पूछ सकते हैं, हम लोग जो है इस डाउट को बिल्कुल क्लियर करेंगे, जितनी जल्द हो सकेगी हमारी टीम जो है आपके डाउट को क्लियर करेंगे। ठीक है, रियो स्टेट और वेरिएबल रजिस्टर क्या होता है, ये जो है दोस्तों, ये रियो स्टेट का साइन है। कई जगह रियो स्टेट को हम लोग ऐसे भी रिप्रेजेंट कराते हैं इस तरीके से, और कई जगह रियो स्टेट जो है ऐसे भी रिप्रेजेंट होता है इस एरो से। इस रियो स्टेट का मतलब क्या है दोस्तों, कि बिना पोटेंशियल डिफरेंस को चेंज किए हुए हम लोग कंडक्टर के रेजिस्टेंस को चेंज कर सकते हैं। ये वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है। जैसा कि यहाँ पे आपने देखा कि वेरिएबल रेजिस्टेंस भी लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है दोस्तों कि ये जो पिन है, इस पिन को अगर मैं स्लाइड करूं इस तरफ तो हो सकता है कि वेरिएबल रेजिस्टेंस, यानी कि इस तरफ अगर रेजिस्टेंस कम होने की कैपेबिलिटी होगी तो इस तरफ स्लाइड करने से रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, और अगर मैं ऑपोजिट साइड की तरफ स्लाइड करूंगा तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। इसका यूज हम लोग इसलिए करते हैं, अपनी जो है बेनिफिट के लिए करते हैं कि बार बार हमें पोटेंशियल डिफरेंस को चेंज ना करना पड़े और हम लोग रेजिस्टेंस को चेंज कर सकें। किस लिए, किसके चलते या किसके थ्रू, इस वेरिएबल रेजिस्टेंस या रियो स्टेट के थ्रू। ठीक है, एमीटर क्या होता है बच्चों, एमीटर को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ए से और वोल्ट मीटर को रिप्रेजेंट करते हैं वी से। एमीटर जो होता है वो करंट को मेजर करने के काम में आता है, और एमीटर कभी भी अगर किसी सर्किट में लगा हुआ है तो वो सीरीज में लगा हुआ है और सीरीज में लगा हुआ रहेगा। और वोल्ट मीटर की बात करूं तो वोल्ट मीटर पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के काम आता है। हाँ, स्टॉप करिए, स्टॉप करिएगा तब ना।
तो वोल्ट मीटर जो है दोस्तों वो पैरेलल में लगा हुआ होता है और सीरीज में हमेशा क्या लगा हुआ रहेगा, एमीटर लगा हुआ रहेगा। वोल्ट मीटर और एमीटर पैरेलल और सीरीज क्या होता है अभी आपको कुछ देर में डिस्कशन हम लोग इसके बारे में करेंगे, मैं करूंगा, जिससे आपको पैरेलल कॉम्बिनेशन और सीरीज कॉम्बिनेशन बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, क्या होता है बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अभी फिलहाल बात करें वोल्ट मीटर की, तो वोल्ट मीटर जो है पोटेंशियल डिफरेंस के मेजर करने के काम आता है और एमीटर जो है उस सर्किट में कितना करंट है इसको मेजर करने के काम आएगा। और हमेशा ध्यान रखिएगा एमीटर हमेशा सीरीज में लगा हुआ रहेगा, ठीक है। अब बात करें हम लोग इलेक्ट्रिक सर्किट की कि इलेक्ट्रिक सर्किट होता क्या है, तो इट इज अ सर्किट डायग्राम और ड्राइंग ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट वेयर कंपोनेंट्स आर शोन यूजिंग स्टैंडर्ड सिंबल्स एंड आर कनेक्टेड बाय लाइंस। इसमें जो है इलेक्ट्रिक सर्किट में जो कंपोनेंट्स होते हैं वो जो है डायग्राम से शो किए जाते हैं और जो वायर्स होते हैं वो लाइन से शो किए जाते हैं, सिंबल से शो किए जाते हैं, ठीक है। बेसिक पार्ट्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट आर सोर्स, कंट्रोल, कंडक्टर्स एंड कंपोनेंट्स। सोर्स का मतलब उस पर्टिकुलर सर्किट में जो है करंट कहां से आ रहा है, वोल्टेज कहां से आ रहा है, तो सोर्स का मतलब क्या होगा, जो पोटेंशियल डिफरेंस को दे रहा होगा वो हमारा सोर्स हो जाएगा। और आप सबको पता है मेरे बच्चों कि पोटेंशियल डिफरेंस कहां से आती है, वो बिल्कुल बैटरी से आती है, ठीक है। कंट्रोल का क्या मतलब है बच्चों कि क्या हम लोग इस सर्किट को जो है कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। कंट्रोल यानी कि फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं कि ये फैन चल रहा है हमारा और ये फैन हमेशा चलता ही रह रहा है, चलता ही रह रहा है जब तक इसमें सोर्स लगा हुआ है, यानी कि इस पर्टिकुलर सर्किट को हम लोग कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन अगर इस सर्किट में अगर मैं एक की को लगा दूं, एक स्विच को लगा दूं, तो जाहिर सी बात है कि हम लोग अपने अकॉर्डिंग जब हमारा मन करेगा तब हम इस फैन को कंट्रोल कर सकते हैं, ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो कंट्रोल का मतलब क्या हो गया, स्विच हो गया मेरे बच्चों। कंडक्टर्स का मतलब क्या हो गया, कनेक्टिंग वायर्स हो गए जो कि कंडक्ट कराते हैं इलेक्ट्रिसिटी को, ठीक है। ये किससे बने होते हैं, ये बेशक मेटल से बने होते हैं, क्यों, क्योंकि मेटल्स के पास क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिसके चलते मेटल्स क्या कराता है, कंडक्टर से इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कराता है, या मेटल्स क्या कराता है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कराता है, क्यों, क्योंकि इसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर कौन है, इलेक्ट्रॉन्स है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ओके, कंपोनेंट्स का मतलब क्या हो गया, उसमें क्या लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है मतलब लाइट लगा हुआ है, बल्ब लगा हुआ है, टीवी लगा हुआ है, रेफ्रिजरेटर लगा हुआ है, एसी लगा हुआ है, रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ये सब क्या है, ये सब हमारे कंपोनेंट्स हैं। कंपोनेंट्स जैसे रजिस्टर, बल्ब, एमीटर, वोल्ट मीटर, ईटीसी, ये सब हमारे कंपोनेंट्स आ गए, ठीक है। डिफरेंस क्या होता है वोल्ट मीटर और एमीटर में मेरे बच्चों, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि एमीटर क्या होता है, एमीटर इज द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट इन अ सर्किट। किसी भी सर्किट में हमें इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करना हो और इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं आई से, इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करना हो तो हम लोग एमीटर को लगाते हैं किसमें, सीरीज में। यूनिट ऑफ करंट इज एम्पियर। करंट की जो एसआई यूनिट होती है वो एम्पियर होती है और एम्पियर को रिप्रेजेंट किससे कराते हैं, कैपिटल ए से कराते हैं, यूनिट। और वोल्ट मीटर क्या है मेरे बच्चों, इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इन अ सर्किट। किसी भी सर्किट में दो पॉइंट के बीच वोल्ट मीटर का काम है वोल्टेज को या पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करना। किसी भी दो पॉइंट के बीच अगर हम लोग वोल्ट मीटर को लगाते हैं तो उस दो पॉइंट के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा ये कौन बताएगा, वोल्ट मीटर बताएगा। यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज वोल्ट, दैट इज रिप्रेजेंटेड एज V। जो पोटेंशियल डिफरेंस की एसआई यूनिट होती है वो V होती है और उसको हम लोग वोल्ट कहते हैं, ठीक है। एमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज विद द सर्किट कंपोनेंट। एमीटर हमेशा किस में रहेगा, सीरीज में रहेगा, और वोल्ट मीटर हमेशा किस में रहेगा, पैरेलल में रहेगा। अभी हम लोग सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करेंगे बस कुछ देर में। यहाँ आप समझिए कि ऐसा क्यों है कि ये सीरीज में कनेक्ट किया जाता है, क्योंकि इन सीरीज द सेम करंट फ्लोज थ्रू द एमीटर एंड द कंपोनेंट। कोई भी सर्किट अगर हमारा सीरीज में है तो उसमें करंट जो है वो बिल्कुल सेम होगा, यानी जो करंट हमारी इनपुट होगी वही करंट हमारी आउटपुट करंट भी होगी। यानी कि अगर 3 एम्पियर का करंट यहां से फ्लो कर रहा है या इनपुट है तो आउटपुट भी हमारा कितना होगा, एग्जैक्टली 3 एम्पियर का करंट होगा। कब, जब हमारा सर्किट कैसा है, सीरीज का है, सीरीज का जब हमारा सर्किट है तो, ठीक है। अगर मैं बात करूं किसकी, एमीटर की, तो एमीटर को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ए से रिप्रेजेंट करते हैं। सर्कल में हम लोग ए लगा देते हैं तो इससे हमें मालूम चल जाता है कि ये हमारा एमीटर है, और सर्कल में अगर हम लोग वी लगा देंगे तो इससे हमें मालूम चल जाएगा कि ये हमारा वोल्ट मीटर है, ठीक है। अब इसी से हमें एक क्वेश्चन देखने को मिल रहा है कि आइडेंटिफाई द फॉलोइंग सिंबल्स ऑफ कॉमनली यूज्ड कंपोनेंट इन अ सर्किट डायग्राम। यहाँ पे डायग्राम मिसिंग है लेकिन मैं एक डायग्राम बना दे रहा हूं जो कि इसका सिंबल है। तो आपको आइडेंटिफाई करना है ये सिंबल 1, और दूसरा जो है, दूसरा आपको आइडेंटिफाई करना है इसको।
तो मुझे मालूम है कि अब तक मैक्सिमम बच्चों ने इसे आइडेंटिफाई कर लिया होगा कि ये जो फर्स्ट वाला है सर ये हमारा रियोस्टेट है और ये जो सेकंड वाला है सर ये हमारा स्विच है। लेकिन मेरे बच्चों स्विच तो आपको लिखना ही है, लेकिन क्या लिखना है, ये कैसा सर्किट है या कैसे सर्किट के लिए स्विच है या ये कैसा स्विच है। तो मेरे बच्चों आपने कहा होगा अब तक ये ओपन स्विच है। ये कैसा है, ये ओपन स्विच है, यानी कि अभी करंट फ्लो किसी भी सर्किट में नहीं कर रहा है अगर ये ओपन स्विच लगा हुआ है। आवाज नीचे, अच्छा कम करें, आदत नहीं है ना इसलिए गूंज जा रहा है। अच्छा उसको एडिट कर लीजिएगा ना कि बंद करिएगा, ठीक है ठीक है। तो अब हम लोग बात करते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की कि ड्रॉ अ स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ अ सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ अ बैटरी ऑफ 3 सेल्स। हमें क्या बनाना है, एक सर्किट डायग्राम बनाना है जिसमें बैटरी में कितने सेल लगे हुए हैं, 3 सेल लगे हुए हैं, इसलिए ये क्या कहला गई, ये बैटरी कहला गई। ठीक है, तो मेरे बच्चों मैंने कहा था कि जहां 2 या 2 से ज्यादा सेल लग जाएं वो बैटरी कहलाएगी। तो यहाँ पे 3 सेल लगे हुए हैं, तो हम लोग सेल कैसे बनाते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, ये एक सेल हमारा बन गया, यहां से हम लोग एक और सेल बनाएंगे पॉजिटिव नेगेटिव, ये दूसरा सेल बन जाएगा, एक और सेल हमने बनाया, 3 सेल हमारे बन गए। यहाँ पे मैंने दिखा दिया कि ये हमारा हायर पोटेंशियल है और ये हमारा लोअर पोटेंशियल है। आई होप यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। और क्या बोला गया है हमें, कंसिस्टिंग ऑफ अ बैटरी ऑफ 3 सेल्स ऑफ 2 वोल्ट ईच। अगर ये 2 वोल्ट ईच है तो इस बैटरी का जो पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, दैट इज 3 into 2 दैट इज 6 वोल्ट। 6 वोल्ट हमारे पास जो है पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा, यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अ 5 ओम, अ 10 ओम, एन एमीटर एंड अ प्लग की ऑल कनेक्टेड इन सीरीज। इसमें जितने भी चीजें हैं दोस्तों वो सीरीज में लगाई हुई हैं, यानी कि हमें और क्या लगाना है, एक 5 ओम का रेजिस्टेंस लगाना है, एक 10 ओम का रेजिस्टेंस लगाना है, एक एमीटर लगाना है। तो चलिए हम लोग एमीटर को लगा देते हैं। एमीटर मैंने कहा था बच्चों कि एमीटर जो है हमेशा किस में लगता है, सीरीज में लगता है, हमेशा किस में लगता है, सीरीज में लगता है। ये एमीटर हमारा लग गया और इससे हमारा क्या ज्वाइंट है, एक 5 ओम का रेजिस्टेंस ज्वाइंट है, एक हमारा ये रेजिस्टेंस हो गया। एक और रेजिस्टेंस जो ज्वाइंट है वो 10 ओम का रेजिस्टेंस है। तो रेजिस्टेंस हम लोग ऐसे बनाते हैं जैसा कि मैंने आपको सिंबल्स में बताया था। ये देखिए कि रेजिस्टेंस हम लोग कैसे बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, एक 5 ओम का रेजिस्टेंस हो गया और ओम को हम लोग OHM ना लिख करके एक ऐसा सिंबल बना देंगे तो इसे हम लोग ओम कहते हैं। ये 5 ओम का रेजिस्टेंस हो गया, ये 10 ओम का हमारा रेजिस्टेंस हो गया। और क्या इसमें लगा हुआ है, एक प्लग की लगा हुआ है, प्लग की को हम लोग ऐसे लगा देंगे और इसे हम लोग ऐसे ज्वाइन कर देंगे। ये हमारा सर्किट डायग्राम बन करके रेडी हो गया। अगर इसे हमें क्लोज सर्किट बनाना होगा तो एक पॉइंट लगा देंगे, ये हमारा क्लोज सर्किट बन जाएगा, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे मेरे बच्चों रेजिस्टेंस की। रेजिस्टेंस क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय रेजिस्टेंस? रेजिस्टेंस का मतलब होता है टू अपोज द फ्लो ऑफ करंट। क्या होता है, टू अपोज द फ्लो ऑफ करंट, यानी अगर ये हमारा कंडक्टर है तो इसके अंदर कितना रेजिस्टेंस है, ये कितने करंट को जो है अपोज कर रहा है, ठीक है। तो रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर टू अपोज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट। ये अगर हमारा कंडक्टर है तो ये अपने आप में कितने रेजिस्टेंस को रख रहा है, इसके हिसाब से हम लोग मालूम करेंगे कि करंट हमारा कितना जो है अपोज हो रहा है मेरे बच्चों, ठीक है। आइए हम लोग बात करते हैं, SI यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम, और ओम को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कुछ ऐसे, इस तरीके से। आई होप ये आपको विजिबल होगा। और हम जानते हैं कि 1 ओम क्या होता है, रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज 1 ओम इफ अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट अक्रॉस इट्स एंड अलाउज अ करंट ऑफ 1 एम्पियर टू फ्लो, ठीक है। यानी कि अगर किसी भी एंड में अगर पोटेंशियल डिफरेंस है और अगर वो पोटेंशियल डिफरेंस 1 एम्पियर का फ्लो को अलाउ कर रहा है तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, 1 एम्पियर का रेजिस्टेंस बोलेंगे, सॉरी 1 ओम का रेजिस्टेंस बोलेंगे, ठीक है। यहाँ पे रियोस्टेट के बारे में बताया गया है, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि रियोस्टेट इज अ वेरिएबल रजिस्टर यूज्ड टू रेगुलेट द करंट इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट विदाउट चेंजिंग वोल्टेज। ये जो है करंट को वेरी कराने के काम आता है, इसको हम लोग और क्या बोलते हैं, वेरिएबल रेजिस्टेंस के नाम से भी जानते हैं। आई होप यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। अब बात करते हैं इस चैप्टर के वन ऑफ द बेस्ट लॉ, वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट लॉ जो कि आप लोगों को पढ़ना है, जो कि हर एक जगह पे यूज होता है। जैसा कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था, लेक्चर के स्टार्टिंग में बताया था कि एक लॉ है जो कि हर एक अप्लायंसेस में एप्लीकेबल है। जितनी भी अप्लायंसेस आप यूज करते हैं, चाहे वो हमारा टीवी हो, चाहे वो हमारा एसी हो, चाहे वो हमारा फ्रिज हो, चाहे वो हमारा मोबाइल फोन हो, चाहे वो हमारा लैपटॉप हो, पीसी हो, हमारा स्मार्ट बोर्ड हो, जितनी भी चीजें हैं उन सब में हमारा ओम्स लॉ एप्लीकेबल है। हैट्स ऑफ टू दिस ओम्स लॉ, और इसीलिए हमें ये ओम्स लॉ पढ़ना चाहिए। लेट्स सी क्या होता है ओम्स लॉ। द पोटेंशियल डिफरेंस V अक्रॉस द एंड्स ऑफ अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। यानी कि जो पोटेंशियल डिफरेंस V है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, करंट के। आई होप ये कलर आपको विजिबल हो रहा हो, अगर नहीं हो रहा हो तो मैं इसको व्हाइट ले लेता हूं।
यस यस, तो जो V है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है I के, यानी कि मेरे बच्चों अगर वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट हमारी बढ़ेगी, अगर वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट हमारी बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी? क्योंकि वोल्टेज किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और अगर कोई भी चीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है तो क्या होता है कि अगर पहली चीज बढ़ रही है तो दूसरी चीज भी बढ़ती है, पहली चीज घट रही है तो दूसरी चीज भी घटती है। आई होप यहां तक कोई डाउट नहीं है। अगर मैं बात करूं कि ओम्स लॉ यही है, अगर V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, और अगर मैं इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को हटा दूं तो हम लोग यहाँ पे एक कांस्टेंट का यूज करते हैं, दैट इज V इज इक्वल टू IR। ये जो रेजिस्टेंस है ये हमारा एक कांस्टेंट यहाँ पे इंट्रोड्यूस हो जाता है। आपको मैं बता दूं कि अगर कभी भी हम लोग प्रोपोर्शनलिटी साइन को रिमूव करते हैं तो वहां पे एक हम कांस्टेंट का इंट्रोडक्शन करते हैं या कांस्टेंट को इंट्रोड्यूस करते हैं। तो चूंकि यहाँ पे करंट जो पोटेंशियल डिफरेंस था ये करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, इसलिए हमने यहाँ पे क्या किया, एक कांस्टेंट को इंट्रोड्यूस किया जो कि हमारा R है। और इस तरह से हमारा ओम्स लॉ का फॉर्मूला हो जाता है V इज इक्वल टू IR, V इज इक्वल टू IR। और इसी से हम लोग अगर इसको रीअरेंज करें तो I इज इक्वल टू V अपॉन R बोल सकते हैं और R इज इक्वल टू क्या बोल सकते हैं, V अपॉन I बोल सकते हैं। एक फॉर्मूले से हमारे पास तीन फॉर्मूले देखने को मिल रहे हैं, यानी कि V इज इक्वल टू IR को ही अगर हम लोग रीअरेंज कर दें तो हम लोग मैक्सिमम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। इट्स सो इजी। और ये हमारे उन क्वेश्चंस में आएंगे, उन सारे तमाम क्वेश्चंस में एप्लीकेबल होंगे जिसमें हमें रेजिस्टेंस फाइंड करना होगा, करंट फाइंड करना होगा और भी चीजें फाइंड करनी होगी। आइए हम लोग देखते हैं। जब ओम्स लॉ का एक्सपेरिमेंट हुआ, जब ओम्स जी ने इसका एक्सपेरिमेंट किया तो उन्होंने क्या देखा कि जब हम लोग V को बढ़ाते हैं यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ाते हैं तो हमारा करंट जो है वो भी बढ़ जाता है, यानी कि जो वोल्टेज है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट के। और ऐसा उन्होंने वोल्टेज को चेंज कर करके देखा। फॉर एग्जांपल पहले उन्होंने 2 वोल्ट रखा तो करंट आया 1 एम्पियर का, 4 वोल्ट किया तो करंट आया 2 एम्पियर का, 6 वोल्ट किया तो करंट आया 3 एम्पियर का। ठीक है, इस तरह से उन्होंने पोटेंशियल डिफरेंस को चेंज कर करके एक ग्राफ प्लॉट किया। तो जब उन्होंने ग्राफ प्लॉट किया तो उन्होंने क्या देखा कि एक स्ट्रेट लाइन आ रही है, 45 डिग्री की लाइन आ रही है, एक स्ट्रेट लाइन आ रही है। अगर ये हमारा क्या है, VI ग्राफ है, वोल्टेज और करंट का ग्राफ है। VI ग्राफ मैंने क्यों कहा, क्योंकि करंट को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, I से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि X एक्सिस पे हमारा करंट है और Y एक्सिस पे हमारा वोल्टेज है, इसीलिए हमने इसे VI ग्राफ कहा। और इस VI ग्राफ में ये जो लाइन हमें देखने को मिल रही है ये क्या है, ये रेजिस्टेंस है, यही हमारी रेजिस्टेंस है। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग स्लोप भी बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्लोप भी बोलते हैं। और VI ग्राफ में दोस्तों अगर जितना ज्यादा स्लोप होगा उतनी ज्यादा किसी भी कंडक्टर की रेजिस्टेंस होगी, यानी कि स्लोप जितना ज्यादा होगा किसी भी कंडक्टर की रेजिस्टेंस जो है उतनी ही ज्यादा होगी। ये हमें मालूम कैसे पता चलेगा, ये जो एंगल बना रहा है ये थीटा बना रहा है, अगर ये थीटा अगर कम है तो रेजिस्टेंस जो है वो कम होगा, थीटा अगर ज्यादा है तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसकी बात करूं कि स्लोप A और ये है हमारा पास स्लोप B, इन दोनों में रेजिस्टेंस किसकी ज्यादा होगी, तो इसकी हम देख सकते हैं कि ये जो B है इसके पास जो थीटा डैश है या जो एंगल है ये ज्यादा है, इसलिए जो रेजिस्टेंस ऑफ B है ये ज्यादा होगा। आई होप यहां तक कोई डाउट नहीं है। स्टडी द IV ग्राफ। ठीक है, अब यहाँ पे दोस्तों मेरे बच्चों जो एग्जामिनर है या जो CBSE है ये यहीं पे गेम कर जाते हैं, ये यहीं पे बच्चों के माइंडसेट के साथ खेल जाते हैं। अभी यहाँ पे हमने पढ़ा था VI ग्राफ, ये क्या था, VI ग्राफ था, लेकिन इसमें जो एग्जामिनर ने दिया है ये क्या दिया है, IV ग्राफ दिया है मेरे बच्चों, ये IV ग्राफ है, ये VI ग्राफ नहीं है। तो सर VI ग्राफ और IV ग्राफ में डिफरेंस क्या है, जो चीज VI ग्राफ में हो रही है ठीक वही चीज IV ग्राफ में होगी लेकिन ऑपोजिट होगी, यानी कि VI ग्राफ में अगर एंगल ज्यादा था तो उसका जो रेजिस्टेंस है वो ज्यादा था, लेकिन IV ग्राफ में जैसे ही एंगल कम हो जाएगा तो उसकी रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाएगी। इसमें क्वेश्चन क्या है, स्टडी द IV ग्राफ फॉर द 3 registers of resistance R1, R2 and R3 and select the correct statement from the following। कौन सा रेजिस्टेंस जो है वो ज्यादा है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों कि सबसे कम रेजिस्टेंस जो है वो R3 की है, यानी कि इस केस में सबसे कम जो एंगल है वो R3 की है, यानी कि इस केस में सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस किसका होगा, R3 का होगा। ठीक है, दूसरे में देख सकते हैं इसके बाद जो एंगल है ये ज्यादा किसका है, R2 का है, इसलिए R2 का एंगल उसके बाद रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा। और सबसे ज्यादा एंगल क्या है, R1 का, इसलिए जो R1 की रेजिस्टेंस है वो सबसे कम हो जाएगी। IV ग्राफ में जितना छोटा थीटा
जितना छोटा एंगल उतना ज्यादा उस कंडक्टर की रेजिस्टेंस, और जितना बड़ा एंगल उतना ज्यादा उतनी कम उस कंडक्टर की रेजिस्टेंस। ये बात हम लोग अपने माइंड में रख लेंगे मेरे बच्चों। और इस तरह से R3 इज ग्रेटर देन R2 इज ग्रेटर देन R1 हमारा आंसर आ रहा है, और ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जा रहा है। ठीक है, यहां तक आई होप कोई दिक्कत नहीं होगा। आइए हम लोग देखते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 12 वोल्ट इज अप्लाइड, V की वैल्यू हमें दी गई है 2 वोल्ट। ठीक है, अक्रॉस अ रजिस्टर इफ करंट थ्रू इट इज 3 एम्पियर, करंट जो है वो कितना दिया हुआ है बच्चों, 3 एम्पियर का करंट दिया हुआ है। कैलकुलेट इस रेजिस्टेंस, और हमें निकालना क्या है, रेजिस्टेंस निकालना है। तो मैंने कहा था कि गिवन लिख लीजिए, क्वेश्चन के डिमांड को लिख लीजिए, और आपको मालूम चल जाएगा कि फॉर्मूला क्या लगाना है। ओम्स लॉ, जो कि मैंने अभी आपको पढ़ाया। ओम्स लॉ क्या होता है कि V इज इक्वल टू IR, ये हमारा ओम्स लॉ है। ये मैं फॉर्मूला क्यों यूज कर रहा हूं, क्योंकि हमारे पास V भी दिया हुआ है, I भी दिया हुआ है, और R हमें फाइंड करना है। ये R हमें फाइंड करना है, थर्ड चीज फाइंड करनी है, और इन तीन चीज के कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला हमारे पास मौजूद है, दैट इज ओम्स लॉ। V की वैल्यू है 2 वोल्ट व्हिच इज इक्वल्स टू I की वैल्यू है 3 एम्पियर मल्टीप्लाइड बाय रेजिस्टेंस। आई विल पुट R ओवर हियर एज इट इज। क्यों, क्योंकि यही तो हमें फाइंड करना है, और ये इधर डिवाइड में जाएगा, तो R इज इक्वल्स टू 2/3, ये हमारा क्या आ जाएगा, ओम रेजिस्टेंस आ जाएगा। आई होप यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक कोई डाउट आपको नहीं है। लेट्स सी अनदर स्लाइड, जिसमें हम लोग को क्या पढ़ना है, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस को कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। अच्छा, ओम्स लॉ में हम लोग याद रखेंगे कि जो रेजिस्टेंस है या V जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा किसके, I के। वो पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। ये कब तक, जब तक हमारा टेम्परेचर सेम है, टेम्परेचर में कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस, फैक्टर जो है हमारा रेजिस्टेंस को कैसे अफेक्ट करता है, या कौन कौन सा फैक्टर अफेक्ट करता है। लेंथ ऑफ द कंडक्टर, रेजिस्टेंस जो है मेरे बच्चों ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ ऑफ द कंडक्टर के, यानी कि अगर कंडक्टर का लेंथ बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस भी हमारी क्या हो जाएगी, बढ़ेगी। यानी कि जो रेजिस्टेंस है वो डिपेंड करता है किस पे, लेंथ पे भी डिपेंड करता है, कि अगर लेंथ बढ़ा किसी कंडक्टर का तो उसकी रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, रेजिस्टेंस जो है बच्चों वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और जब मैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल का बात कर रहा हूं तो मैं कह रहा हूं कि अगर एरिया बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगी, और अगर एरिया घटेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी मेरे बच्चों। एरिया घटेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी, यानी दोनों ही चीजें क्या होते हैं, एक दूसरे के ऑपोजिट चलते हैं। आई होप यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। नेचर ऑफ मटेरियल, ये रेजिस्टेंस इस पे भी डिपेंड करता है कि मटेरियल कैसा है, मटेरियल किस टाइप का है। अगर मैं कहूं कि एक तरफ हमारे पास कॉपर है और एक तरफ हमारे पास सिल्वर है, तो ये दोनों दोस्तों अलग अलग मटेरियल हो गए, और अलग अलग मटेरियल होने के चलते इनकी जो रेजिस्टेंस होगी ये भी डिफरेंट होगी, ये भी डिफरेंट होगी। इसका मतलब कि जो हमारे घरों में जो भी चीजें हम लोग देखते हैं, एल्यूमिनियम देखते हैं, कॉपर देखते हैं, गोल्ड देखते हैं, सिल्वर देखते हैं, ये सब की रेजिस्टेंस क्या है, बिल्कुल डिफरेंट है। ये डिपेंड करती है कि कंडक्टर कौन सा है और क्या है। ठीक है, आई होप यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगा। और थर्ड जो है हमारे पास, फोर्थ सॉरी, ये है टेम्परेचर। ये टेम्परेचर पे भी डिपेंड करती है, यानी जब हमारा टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो रेजिस्टेंस भी हमारी इंक्रीज हो जाएगी। ये हमारे बिल्कुल टेम्परेचर पे भी डिपेंड करती है। ठीक है, अब बात करेंगे हम लोग रेजिस्टेंस वीएस रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी की बात करें कि रेजिस्टिविटी क्या होती है, तो रेजिस्टिविटी का मतलब ही है दोस्तों, नाम से ही हम लोगों को मालूम करता है कि रेजिस्ट करना, किसी भी चीज को रेजिस्ट करना, यानी करंट के फ्लो को रेजिस्ट करना। और सबसे हाई रेजिस्टिविटी किसकी है, क्या इंसुलेटर करंट को फ्लो कराते हैं, नहीं, वो रेजिस्ट कराते हैं, वो रोकते हैं कि करंट को फ्लो नहीं होने देना। क्यों, क्योंकि उनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं है, इसलिए करंट फ्लो नहीं होता है। इसलिए सबसे ज्यादा रेजिस्टिविटी किसकी है, इंसुलेटर्स की है, और सबसे कम रेजिस्टिविटी किसकी होती है, कंडक्टर्स की होती है। वेरी गुड, अब हम लोग देखते हैं डिफरेंस क्या है। तो द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर ऑफ अ यूनिट लेंथ एंड यूनिट क्रॉस सेक्शन इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। एंड जैसा कि मैंने बताया कि ऑपोजिशन ऑफर्ड बाय अ कंडक्टर टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी ऑफ अ कंपाउंड, या रेजिस्टिविटी ऑफ अ सॉरी कंडक्टर या इंसुलेटर। ठीक है, रेजिस्टेंस जो है ये डिपेंड्स ऑन लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, यानी किस कंडक्टर का क्या लेंथ है, क्या एरिया है, इस पे हमारा रेजिस्टेंस जो है मैटर करता है। यानी कि R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, जैसा मैंने आपको बताया था, और A इज डायरेक्ट और R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड में बताया था। लेकिन जो रेजिस्टिविटी है वो इंडिपेंडेंट होती है किसके, लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के। यानी कि जब तक हम लोग किसी भी मटेरियल का नेचर चेंज नहीं करेंगे तब तक रेजिस्टिविटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी कि चाहे उस मटेरियल का कोई भी एरिया हो, कोई भी लेंथ हो, जो उसकी रेजिस्टिविटी है वही रेजिस्टिविटी रहेगी।
फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूंगा प्लास्टिक की, तो प्लास्टिक के एरिया को अगर मैं चाहे जितना बड़ा कर दूं, उसके लेंथ को चाहे मैं, अगर ये प्लास्टिक है मेरा और इसकी लेंथ अगर लेट सपोज कि 1 मीटर है या 1 सेंटीमीटर है, और इसके मैं अगर लेंथ को 10 सेंटीमीटर कर दूं, तो भी ये अभी हमारे करंट को फ्लो नहीं कराएगा। अगर इसके मैं लेंथ को 100 सेंटीमीटर कर दूं, तो भी ये करंट को फ्लो नहीं कराएगा, इसकी रेजिस्टिविटी सेम रहेगी। एरिया को बढ़ा दूं, यानी कि अगर इसका एरिया लेट सपोज कि 24 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो भी ये करंट को फ्लो नहीं कराएगा। अगर इसका एरिया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, तो भी ये करंट को फ्लो नहीं कराएगा। आई होप यहां तक आपको क्लियर होगा। रेजिस्टेंस को हम लोग क्या लिखते हैं? रेजिस्टेंस, जैसा मैंने बताया कि रेजिस्टेंस जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? लेंथ के, और रेजिस्टेंस जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया के। तो इससे हमारा जो फॉर्मूला बनता है, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L by A। अगर मैं इसको और इसको एक साथ कंबाइन कर दूं, और अगर इसमें प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाऊं, तो मैंने कहा था कि हम लोग एक क्या लगा देते हैं? कांस्टेंट लगा देते हैं। कांस्टेंट का इंट्रोडक्शन करते हैं, और वो कांस्टेंट क्या है? रो है हमारा कांस्टेंट, और यही रो और कुछ नहीं लेकिन रेजिस्टिविटी है। यही रो हम लोगों को क्या बताता है? रेजिस्टिविटी बताता है। इसी रो से हम लोग क्या फाइंड करते हैं? रेजिस्टिविटी फाइंड करते हैं। तो मैंने कहा कि R इज इक्वल टू है रो L अपॉन A। रो का मतलब RHO, इसको हम लोग रो बोलते हैं, रो L अपॉन A। और जो है रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, ये देख सकते हैं। रेजिस्टिविटी R इज इक्वल टू रो L अपॉन A, ये हमारा पहला फॉर्मूला है। और अगर मैं रेजिस्टिविटी के फॉर्मूले की बात करूं, तो रो इज इक्वल टू R A अपॉन L। आई होप आपको ये मालूम चला होगा कि ये कैसे आ गया। इसी को हमने रीअरेंज किया, तो हमारे पास रो का फॉर्मूला आ गया, यानी कि यहाँ पे हमने A को ऊपर भेज दिया और L को नीचे ले आया। क्यों? क्योंकि ये इक्वल टू के ऑपोजिट साइड जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, और ये हमारे पास जो है फॉर्मूला रेजिस्टिविटी का आ गया। आई होप इट इज क्लियर। Now let's see, we have a question over here that at 20 degrees Celsius the resistivity of three materials A, B and C are as follows। ये हमारे पास A की रेजिस्टिविटी है, B की रेजिस्टिविटी है और C की रेजिस्टिविटी है। हमारे पास रेजिस्टिविटी है मेरे बच्चों, और मैंने आपको अभी इसके पहले बताया था कि जिसकी रेजिस्टिविटी सबसे ज्यादा होगी वो इंसुलेटर्स होंगे, और जिसकी रेजिस्टिविटी सबसे कम होगी वो मेटल्स होंगे, वो कंडक्टर्स होंगे। तो इसमें क्वेश्चन क्या है? आइडेंटिफाई देम एज मेटल, एलॉय, इंसुलेटर्स। एलॉय क्या होता है मेरे बच्चों? एलॉय का मतलब होता है जो दो कंपाउंड से मिलकर के बने हुए हों, जो दो मिक्सचर से मिलकर के बने हुए हों, उन्हें हम एलॉय कहते हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे ज्यादा 10 टू द पावर 12 ओम मीटर रेजिस्टिविटी की एसआई यूनिट ओम मीटर होती है। सबसे ज्यादा रेजिस्टिविटी मुझे सी की दिखाई पड़ रही है, यानी कि सी क्या है मेरे बच्चों? हमारे पास इंसुलेटर है, इंसुलेटर है। अब यहाँ पे हम लोग बात करें बी और ए की, तो इसमें 10 टू द पावर -8 10 टू द पावर -8 दोनों में कॉमन है। लेकिन अगर मैं फ्रंट नंबर की बात करूं, तो ये 1.6 है, ये 6.84 है। तो 1.6 जो है वो 6.84 से बहुत ज्यादा कम है, इसलिए ये ए क्या हो जाएगा हमारा? इसकी रेजिस्टिविटी सबसे कम है, इसलिए ए क्या हो जाएगा हमारा? मेटल हो जाएगा। वेरी गुड, सो ए इज आर मेटल। अब अगर बात करें हम लोग बी की, तो ये हमारा अंडरस्टूड हो गया कि अगर सी हमारा इंसुलेटर है, ए हमारा मेटल है, तो बी हमारा क्या होना चाहिए? एलॉय होना चाहिए। बी हमारा क्या होना चाहिए? एलॉय होना चाहिए। आई होप यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक सारे क्वेश्चंस जो हैं क्लियर हैं। द रेजिस्टिविटी ऑफ अ वायर मेड ऑफ एन एलॉय इज जनरली, किसी भी वायर का जो कि एलॉय से बना होता है उसकी रेजिस्टिविटी क्या होती है? हायर देन ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट मेटल होती है, यानी उसकी रेजिस्टिविटी जो होती है वो ज्यादा होती है। जैसे मैं बात करूं कि गोल्ड प्लस टिन, इससे जो एलॉय बनेगा उसकी जो रेजिस्टिविटी होगी वो ज्यादा होगी एज कंपेयर टू सिंगल गोल्ड एंड सिंगल टिन। सिंगल गोल्ड और सिंगल टिन के कंपैरिजन में जब उन दोनों को मिक्स कर दिया गया और उससे जो एलॉय बना गया, उसकी जो रेजिस्टिविटी होगी वो ज्यादा होगी एज कंपेयर टू, अगर मैं कंपेयर करूं अकेले इसकी गोल्ड की और अकेले टिन की। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बात करते हैं हम लोग एक और क्वेश्चन की। अ वायर ऑफ लेंथ L इज ग्रेजुअली स्ट्रेच्ड सो दैट इट्स लेंथ इंक्रीजेस टू 3L। एक वायर है जिसकी जो लेंथ है वो L है, एक वायर है जिसकी जो लेंथ है वो L है, और इसे स्ट्रेच किया गया। स्ट्रेच किया गया यानी कि इसे खींचा गया, सो दैट इसकी जो लेंथ है वो क्या हो गई? 3 गुना हो गई, 3L हो गई। यानी कि इसको स्ट्रेच किया गया कुछ इस तरीके से, और इसकी जो L है या जो लेंथ है ये 3L हो गई। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। इफ इट्स ओरिजिनल रेजिस्टेंस इज R, अगर इसका जो रेजिस्टेंस है वो R है, ओरिजिनल रेजिस्टेंस की बात की जा रही है, यानी जब इसकी लेंथ L थी तब इसका रेजिस्टेंस R था,
तो व्हाट इज दिस न्यू रेजिस्टेंस? तो इसका जो नया रेजिस्टेंस है, यानी जब हमने इसे स्ट्रेच कर दिया है तो इसकी जो रेजिस्टेंस होगी वो क्या होगी? तो हम सब जानते हैं बच्चों कि R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, यानी कि जितना लेंथ बढ़ेगा उतनी रेजिस्टिविटी भी, रेजिस्टेंस भी हमारी बढ़ जाएगी। यानी कि अगर लेंथ हमारा 3 गुना हो गया है, 3x हो गया है, तो रेजिस्टेंस भी हमारा क्या हो जाएगा? 3x हो जाएगा। यानी कि पहले अगर हमारा रेजिस्टेंस R था तो अब रेजिस्टेंस हमारा क्या हो जाएगा? 3R हो जाएगा। और यहीं पे आप लोग गलत कर देंगे, यहीं पे आप लोग गलत कर देंगे मेरे बच्चों। क्यों? पूछिए क्यों? क्योंकि ये जो रेजिस्टेंस है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ तो है, लेकिन मेरे बच्चों मैंने क्या कहा था कि रेजिस्टेंस इज आल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। यानी कि जो रेजिस्टेंस है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया के। यानी कि अगर मैं बात करूं कि अगर ये हमारे पास L लेंथ का हमारे पास वायर है और अगर मैं इसको स्ट्रेच करूंगा, खींचूंगा, तो जाहिर सी बात है कि इसकी जो एरिया है वो कम हो जाएगी मेरे बच्चों, एरिया कम होगी। यानी कि अगर जो लेंथ है ये 3 टाइम्स बढ़ रहा है तो जो एरिया है वो 3 टाइम्स कम हो जानी चाहिए। यानी कि ये जो इसका एरिया है अगर इतना है तो ये जो एरिया है ये 3 गुनी कम हो जानी चाहिए। अगर इसको मैंने 3 टाइम्स इंक्रीज किया है इसके लेंथ को, या 3 टाइम्स स्ट्रेच किया है इसे। आई होप यहां तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो रेजिस्टेंस जो है इसको मैं अभी फिलहाल के लिए इरेज कर देता हूं। हाँ, तो ये हमारे पास एक कंडक्टर था जिसकी जो लेंथ थी वो L थी, और इसको हमने स्ट्रेच किया किसमें? ताकि इसकी जो L हो गई वो 3L हो गई, और इसका अगर एरिया A था तो इसका एरिया क्या हो जाएगा? A/3 इसका एरिया हो जाएगा। क्या हुआ? दिक्कत है क्या? ठीक है, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा मेरे बच्चों? A/3 हो जाएगा। अब हम लोग जानते हैं कि R इज इक्वल टू रो L अपॉन A, ये हमने पढ़ा था फॉर्मूला अभी ठीक इसके पहले, ठीक 2 मिनट पहले। और अगर आप भूल गए हैं तो वीडियो को रिवाइंड करिए और वापस से देखिए। तो R इज इक्वल टू रो L अपॉन A, और यहाँ पे मैं कोई वैल्यू सब्स्टिट्यूट नहीं कर रहा हूं क्योंकि यहाँ पे लेंथ भी हमारे पास L है और एरिया भी हमने क्या एज्यूम किया है? A एज्यूम किया है। और इसकी जो रेजिस्टेंस होगी मेरे बच्चों वो क्या होगी? ये भी हो जाएगी रो L अपॉन A। और चूंकि L जो है हमारा 3 टाइम्स बढ़ गया है तो L की जगह हम लोग क्या लिख लेंगे? 3L अपॉन A। A जो है हमारा कितना है? अगर लेंथ हमारा 3 गुना बढ़ा है तो एरिया हमारा 3 गुना कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L बट रेजिस्टेंस इज आल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A। ये बात आप लोग हमेशा अपने ध्यान में रखेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? A/3 हो जाएगा। तो अगर मैं बात करूं रेजिस्टेंस की, इसकी रेजिस्टेंस की, तो ये R इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? रो 3L इंटू 3 ऊपर आ जाएगा और A हमारा नीचे आ जाएगा। इट्स अ बेसिक मैथमेटिक्स दोस्तों, क्योंकि अगर ये हम लोग डिवाइड करते हैं तो न्यूमरेटर ऊपर चला जाता है और डिनोमिनेटर नीचे आ जाता है। ये बेसिक मैथ्स तो आपको मालूम ही होगा। और अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूं तो रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा? रो 3 3 9 L अपॉन A आ जाएगा। और रो L अपॉन A हमारा क्या था मेरे बच्चों? ये R ही तो था, यानी कि पहला इनिशियल रेजिस्टेंस था। तो इस रो L अपॉन A को हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं R से, और फाइनली हमारा जो रेजिस्टेंस आ जाएगा इस मटेरियल के लिए ये क्या आ जाएगा? 9 का 9 एज इट इज आ जाएगा। और रो L अपॉन O को हमने रिप्लेस कर दिया यहाँ R से, तो ये हमारा R आ जाएगा। और फाइनली हमारा आंसर क्या आ गया दोस्तों? मेरे बच्चों 9R आ गया। सो आपको यहाँ पे मिस्टेक नहीं करनी है, 3R नहीं बोलना है, बिल्कुल इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है और 9R आंसर लेकर के आना है।